अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर का दौरा यूनाइटेड नेशंस का और उसके बाद अब दोबारा हमें आ जाना चाहिए इकॉनमी के ऊपर। जाहिर है कि इकॉनमी जो इस बीच में हम देख रहे हैं कि जहां पे गुड गवर्नेंस के बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, यहां पर आंकड़े, जाहिर है कि असल चीज जो होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर ही होती है। और इन फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इकॉनमी जो है वो किसी भी तौर बेहतर हालत में नहीं कही जा सकती। आज के प्रोग्राम में हम जरा जायजा लेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले जरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की साइड पे हम देखते हैं कि आज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट रही है पिछले चंद डेकेड्स में, स्पेशली 60s का वो जमाना कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती थी, उस वक्त हमारा जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, दैट वाज ऑलमोस्ट के वो डबल डिजिट की तरफ था। 9.90% की हमारी इसकी ग्रोथ थी। वो 70s की डेकेड में 5.5% तक नीचे गिर गई, हाफ रह गई। उसके बाद लेटर ऑन 80s में कुछ बूस्ट आया, दैट केम अराउंड 8.20%, और अगेन 90s की डेकेड में हमने देखा कि ये 4.8% तक हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी ग्रोथ रही। नाउ अब डेकेड्स के बाद अगर एयर वाइज पिछले 5 साल का जायजा लिया जाए तो उसमें सूरत हाल कुछ इस तरीके से बनती है। फिस्कल ईयर 2013 हमारी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी वो 5.7% थी, स्लाइटली उसके बाद नीचे आई। अगले माली साल FY14 में दैट केम अराउंड 3.9%, उसके बाद 3.7%, थोड़ा सा लिफ्ट हुआ। फिस्कल ईयर 2016 में 5.80% माली साल 2017, जिसमें हमने देखा कि ये 6.20% तक रही। उसके बाद अगेन इसमें एक डिक्लाइनिंग जो है वो पैटर्न देखा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ साथ जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, आज के प्रोग्राम में हम जरा फोकस करेंगे, और टेक्सटाइल सेक्टर की जब बात की जाएगी तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपके साथ है। सबसे पहले इसका हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है। टेक्सटाइल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट के अंदर, रोजगार के अंदर 53%, 53% कंट्रीब्यूशन जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर का है। फूड, बेवरेजेस एंड टोबैको 14% के साथ सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जो इंजन वो बनता है। थर्ड नंबर पे केमिकल सेक्टर है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग लाइक 8% के करीब, सीमेंट सेक्टर 4%, ऑटोमोबाइल 4%, और रिमेनिंग अदर जो है वो 17% के करीब इस पाकिस्तान में जो है फराहम करते हैं, रोजगार फराहम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के बाद वैल्यू एडिशन के अंदर पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर कहां पे खड़ा है। 31% जो है वो वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर है। फूड, बेवरेजेस, टोबैको जो है वो 20% पे है, केमिकल 16%, सीमेंट 7%, ऑटोमोबाइल 5% एंड अदर रिमेनिंग 21%। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ चले जाएं या मैन्युफैक्चरिंग साइड की तरफ चले जाएं, तो अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर आपको ग्रोथ दे रहा है, सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर पाकिस्तान में रोजगार के मौके फराहम कर रहा है, तो वो टेक्सटाइल सेक्टर है। और ये जो ग्रोथ इंजन है आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। मोटी मोटी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि पिछले 3 साल से हम एक जो है यूरोपीय यूनियन में एक्सेस कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में हमारे पास मोस्ट जो एक फेवर्ड नेशन के साथ साथ हमें वहां पे GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हमारी एक्सपोर्ट्स, स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। क्या वजह रही? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम जायजा लेंगे। एक ब्रेक की तरफ मैं चलूंगा और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान के एक ब्रांड अलहादी टेक्सटाइल क्या इस वक्त परफॉर्म कर रहा है और किन मुश्किलात का वो शिकार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं अलहादी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट ब्रांड्स हैं उनमें एक बड़ा नाम। इस पूरे यूनिट की, इस कंपनी की सक्सेस स्टोरी क्या है और
एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं कि एलएसएम ग्रोथ जो है वो काफ़ी गिर चुकी है, तो पाकिस्तान में बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर और उसमें अल-हादी जो है वो क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अमीर जावेद साहब और मजहर जावेद साहब। अमीर जावेद साहब जो हैं वो इस पूरी इंडस्ट्री यानी इस जो यहाँ पर अल-हादी का जो ऑपरेशनल साइड है वो देखते हैं और मजहर साहब इसके फाइनेंशियल साइड देखते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। ठीक है, जरा आते हैं दोनों की तरफ क्या इश्यूज है। जावेद साहब, सबसे पहले ओवर द पीरियड पाकिस्तान में ग्रो किया पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, और फिर हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है आप कह लें कि एम्प्लॉयमेंट एक ग्रोथ इस इंडस्ट्री को कहा जाता है, साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेशन के अंदर भी एक बहुत अहम हिस्सा है। नाउ एट प्रेजेंट क्या हालात हैं इस वक्त? इस टाइम हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, ये समझ लें। और कुछ गवर्नमेंट में वो लोग होने चाहिए जो टेक्सटाइल को या इस कारोबार को समझने वाले या इसको तरक्की देने वाले वो होने चाहिए। नहीं, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं इस वक्त जो बात की जाती है कि प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़, प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, क्योंकि हम जब भी डिवैल्यूएशन के हवाले से बात की तो यही हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। क्या बढ़ी वाकई एक्सपोर्ट्स? नहीं, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ी, और डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का फिनोमेना है ये हमारी समझ में नहीं है, ये इससे बढ़ती कभी नहीं है। जब भी आप डिवैल्यूएशन करेंगे इससे आपकी एक्सपोर्ट कभी भी नहीं बढ़ी। अच्छा, जो बाकी चीजें हैं वो भी महंगी हो जाती है। मैं वो देख रहा था कि बांग्लादेश का जो वहाँ का ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बेगम खालिदा जिया जो है उनकी एक तस्वीर के साथ कि जनाब इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, और उसके बाद उन्होंने गिनवा दिए कि वहाँ पे किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। वहाँ पे गालिबन 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो तमाम लाइसेंसेस हैं, यूटिलिटी लाइसेंसेस वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो एक हमारे यहाँ इशूज़ और प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है वहाँ पे, तो कैपिटल यहाँ से जा सकता है वहाँ पर। तो जब आपका कोई कम्पिटिटिव मुल्क है वो अगर ऐसी फैसिलिटीज देगा तो सरमायादार तो जाने की सोचेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप वो सहूलतें दे को मुल्क और आप ना जाएं। तो इस तरह सोच तो सकते हैं सारे के सारे। मतलब पैसा पैसे को खींचता है और पैसा उसी तरफ जाता है जहाँ पे उसको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न की तरफ जाती है। पिछले 3 साल से कहने को हम जीएसपी प्लस स्टेटस के अंदर मौजूद है, यूरोपीय यूनियन तक हमारा एक्सेस जो है वो बहुत ही प्रेफरेंशियल उसके ऊपर है ना। एक्सपोर्ट्स फिगर वो नहीं है, एक्सपोर्ट्स आपकी डाउन है, तो क्या फ़ायदा हुआ ये जीएसपी प्लस स्टेटस लेकर? ज़ाया नहीं कर रहे हम इसे? ये हम ज़ाया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूटिलिटी की कीमतें भी दिन ब दिन हमने बढ़ाई हैं। जैसे गैस है, जैसे पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। इधर कराची में तो ख़ास तौर पे हमें पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे पानी। इसके अलावा गैस है, इसके अलावा बिजली भी हमने एक्सपेंसिव की है। वो तो और होनी है, अभी और होनी है, और महंगी भी है। और जीएसटी ने तो बिल्कुल ही मार दिया। ठीक, जीएसटी नहीं, ये भी कहा जाता है कि जनाब लोगों ने बड़ा कमाया और यहाँ से जो पैसा था वो लगाया आपकी रेंट सीकिंग के ऊपर, तो वो थोड़ी सी ज्यादती या आप लोगों की तरफ से भी हुई है? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई। ये आप देख लें, आप और एक्सपोर्टर्स को भी पूछ लें, सबको पूछ लें। तो एक्सपोर्टर्स जो है इस वक्त मजहर साहब रो रहे हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, उनका एक तो ये कि 17% जीएसटी, लिक्विडिटी चोक हो गई, दूसरा आप लोगों का रिफंड्स का मसला है। कुछ शब्बर साहब के आने से कुछ आसरा बनाए कि नहीं बनाए? शब्बर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो हम टीवी पे सुनते हैं, जो हम तकरीरों में सुनते हैं, वहाँ तो नज़र आता है। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड जब आप आते हैं तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो सारी ब्लॉक हो रही है, आपके सारी अमाउंट जो है वो जीएसटी में उसमें हो रही है। एक सिस्टम अभी तक हमें नहीं दिया गया, उसका रिफंड कैसे आएगा? सालों के पुराने रिफंड पड़े हुए हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। अंदाज़न क्या क्वांटम होगा इस वक्त रिफंड्स का टोटल? मुझे टोटल तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपना देखता हूँ तो मेरा कम से कम भी 6-7 करोड़ 8 करोड़ पुराना पड़ा हुआ है जिसका कोई वाली वारस नहीं बन रहा।
और अभी जो हमें जो नए सिस्टम में अब अभी कर रहे हैं कि जी हम आपको वो जल्दी रिफंड मिल जाएगा, उसका अभी तक सिस्टम को बताया ही नहीं गया कि क्या है। ठीक है, तो उसमें हमारे अभी तो मेरे ख्याल से उसमें तो आप जुलाई में ही फंसे हुए हैं ना, जुलाई अगस्त में ही फंसे हुए हैं, अभी तो उसमें आगे नहीं चल पा रहे। जी, बिल्कुल। ना, ये जब बात की जाती है डिवैल्यूएशन करेंसी की हुई और उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो बूस्ट होंगी, आपका रुपया जो है डॉलर 150 से 165 से मूव करके वापस आया, कुछ फायदा हुआ? देखिए, इन मेयर्स के साथ ये जो लोग हैं एक्सपीरियंस शायद नहीं है या इनको पता नहीं है, बिजनेस को समझते नहीं है, इनके साथ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इतने सारे लोग तो लगाए हुए हैं, खान साहब ने अपनी टीम में इतने सारे लोग तो बिजनेस को समझने वाले लगाए हुए हैं। अब जहांगीर तरीन वहां पर मौजूद है, रजाक दाऊद वहां पर मौजूद है, ये लोग नहीं समझेंगे कारोबार को तो और कौन समझेगा? वो अपने बिजनेस को तो अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन इन जनरल बिजनेस है, जो टेक्सटाइल साइड है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें शायद उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है या उनका नॉलेज उतना नहीं है। जो आपको कुछ फैसिलिटीज़ देनी है, जो आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, जो आपको एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना है, वो कहीं ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। कोई एक चीज़ आप मुझे नहीं बता सकते कि पिछली गवर्नमेंट से ये नई गवर्नमेंट आई है, इससे हमें कोई भी एक चीज़ उससे कुछ प्लस थी हो, कुछ भी ऐसा नहीं। अमीर साहब, ये जो बात की जा रही है कि एलएसएम ग्रोथ कम हुई है और जॉब लॉसेस जो है वो बढ़े, तो क्या वाकई ऐसा है? लोगों आपको भी कम करने पड़े, लोग कम करने पड़ेंगे अभी, देंगे बिल्कुल कम। किधर जाएंगे हम? अब इस हमारे एरिया में कम से कम, ये कल एक बंदा बता रहा था, ये जो हमारा छोटा सा एरिया है, इसमें 7 फैक्ट्रीज बंद हो चुके हैं। बंद हो चुके हैं। ये मुझे इधर का जो लोकल एज एजेंट वो काम कर रहा है, तो वो चीज़ें जानता है, तो मुझे बता रहा था कि 7 फैक्ट्रीज बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कराची में हो रहा है। ठीक है, वो कराची क्या, वो तो फिर पूरे मुल्क में ज़ाहिर है कि मुतासिर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि डॉलर रुपये पैरिटी के ऊपर बात हुई, और दूसरा एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ गई होंगी। तो जब आपकी फर्निश प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रही उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप बेचोगे क्या? आपको खरीदेगा क्यों आपसे कोई? ये बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, वो जितना डॉलर ऊपर गया है उसकी निस्बत ज्यादा ऊपर गई है। जो परसेंटेज है डॉलर ऊपर जाने की, उससे भी ज्यादा प्राइसेस जो है, क्योंकि एक जो आप ये समझ लें कि बेयकीनी की कैफियत है। ठीक है, एक फेयर ऑफ अननोन है कि होने क्या जा रहा है, ये कौन सी पॉलिसीज हैं। ना, दूसरी चीज हमें नहीं पता कल डॉलर कितने का था, 160 पे चला गया, हमने इसकी कास्टिंग कर ली, 155 पे आ गए। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम क्या प्लान क्या करें। ठीक है, वो अब लग रहा है कि 156 पे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया है, लोगों ने उसको हजम कर लिया है। व्हाट अबाउट पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट 13.25% बैंक टू बैंक में आप जा सकते हैं? मतलब अपने कारोबार में आप एक्सपेंशन पे जा सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं। इन पैरामीटर्स पे कौन आगे बढ़ सकता है? इस पर सोच भी नहीं सकते। कितना नुकसान है? बेशुमार नुकसान है। जब ग्रोथ नहीं होगी, जब आप नई मशीनरी लेंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, फैसिलिटीज अपनी नहीं बनाएंगे, तो काम कैसे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट तो हमें बढ़ानी है, उसके बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता। एक्सपोर्ट सिंपल सा रूल है, आपको डॉलर चाहिए तो डॉलर आप एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट में आपके इतना पोटेंशियल है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ अदारे हैं, उनसे कोई कॉपरेशन नहीं है। हर एक आपको रोकने के लिए बैठा है, वो अपने पैसे बनाने के लिए बैठा है, वो अपनी ब्राइब लेने के लिए बैठा है, लेकिन वो कोई आपको हेल्प आउट नहीं करता किसी एरिया में। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में तो पाकिस्तान काफी बेहतर हो रहा है। पता नहीं, मैंने कहा है जैसे पहले कि ये टीवी पे देखो तो लगता है, ऑन ग्राउंड देखे तो यहाँ तो नजर नहीं आता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अमीर जावेद साहब, मजहर जावेद साहब, और इस वक्त जो बात हुई कि जिन पॉलिसी मेजर्स के हवाले से बात की जा रही है कि एक्सपोर्ट्स मिले, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ये वो तबका है जो बराह रास्त लोगों को अपनी इन फैक्ट्रीज के अंदर रोजगार फराहम कर रहा है, और उनको खदशा है कि हालात अगर ऐसे ही चले, इसी तरीके से पॉलिसीज, इसी तरीके से डॉलर जो है वो महंगा हुआ, या इसी तरीके से शरह-ए-सूद जो है वो महंगी हुई, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा आने वाला है।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने देखा कि अल-हादी टेक्सटाइल समेत तमाम जितने भी टेक्सटाइल मिल मालकान है, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर है। जिस तरीके से पॉलिसी रेट बढ़ा, जिस तरीके से शरह तबादला जो है वो बढ़ी, एक्सचेंज रेट बढ़ा, डॉलर महंगा हुआ, रुपया नीचे गिरा, अल्टीमेटली इसका फायदा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हमारी इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं, लिहाजा वहां पे हमें मसाइल का सामना देखने को मिल रहा है। और मौजूदा सूरत हाल जब बिजली, गैस समेत मुख्तलिफ यूटिलिटीज जो हैं वो महंगी हो रही हैं और आगे भी मजीद महंगाई का उसमें खदशा है, तो ये जो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई। जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट है, फर्निश प्रोडक्ट है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस मुतासिर होगी। और एग्जैक्ट जो इस वक्त देखा जा रहा है, जो इस वक्त हो रहा है, और ऐसे में मार्केट खुल रही है, ऐसे में कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनको वो मिल रही हैं कि वो पाकिस्तानी मार्केट्स को या पाकिस्तानी बायर्स, पाकिस्तानी क्लाइंट्स जो हैं उनसे वो धंधा ले लें, उनसे वो बिजनेस ले रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो कुछ और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। बहरहाल हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से इसका जो ग्रोथ पैटर्न हमने देखा डेकेड वाइज अगर देखें तो 60s की डेकेड्स में दैट वाज अराउंड 9.9%, जो लेटर ऑन अगले 10 साल में 70s की दिहाई में 5.5% हाफ रह गया। तो क्या था ऐसा 60s की दिहाई में और उसके बाद क्या ऐसा देखा हमने 70s की दिहाई में कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पाकिस्तान का वो काफी गिरा बुरी तरीके से? जी इमरान, एक तो पहले तो बेस इफेक्ट होता है, दूसरा 60s के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल था वो हार्वर्ड से वो एक आया था मॉडल, उसको लेके हम चले थे। पहले वो पाकिस्तान में लाए, महबूबुल हक साहब हमारे प्लानिंग कमीशन के अंदर होते थे, वो बड़ा बेहतरीन चला रहे थे। हमारे यहाँ ये PIDC बन गया था कराची में, आपने देखा होगा आज भी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद एक दो और फंड्स बने थे, फिर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस की एक फिजा कायम हुई थी, प्राइवेट सेक्टर स्पर किया था। वो आप 22 फैमिलीज देखें वो ग्रो की थी और उसके ऊपर उनके पास बैंक्स थे, उनके पास इंडस्ट्री थी, वो बिजनेसेस ग्रो कर रहे थे। पाकिस्तान एक ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा था बड़ी अच्छी ग्रोथ की। 70s में क्या हुआ, उसके बीच में कुछ और मसाइल थे। 65 में हमारी एक जंग हो गई, 71 में हमारी दूसरी जंग हो गई, फिर बीच में हुकूमतों का चेंज होना, ये होना, ये एक सारी चीज़ें बैकड्रॉप पे चल रही थी। बट 70s के अंदर क्या हुआ कि सोशलिस्ट ज़माना था, भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब के साथ के लोगों ने प्रेशर डाला कि भाई नेशनलाइजेशन करें। 80s के डेकेड में हमने देखा कि दोबारा एक बाउंसी पिच मिली हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, दोबारा जरा ऊपर आए, दैट वाज अराउंड 8.2 और 3%। देखे जी, लो बेस जब एकदम नीचे आएगा तो फिर 80s में वो नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लगा, थोड़ी बहुत तो चीज़ें ऊपर आने लग गई। और उसके बाद आप 80s में दूसरा देखे, 60s और 80s में एक कॉमनैलिटी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना फॉरेन फ्लोज अच्छे आ रहे थे। 60s में कोल्ड वॉर चल रही थी जिस वक्त, और उसमें भी हमारे यहाँ एक मिलिट्री मार्शल लॉ था, तो उसकी वजह से पैसे कुछ आ रहे थे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, वो फंडिंग आ रही थी, प्रोग्राम्स आ रहे थे, सारा कुछ था। 80s में आप देखें तो वो अफगान वॉर जो आपकी वो रशिया के अगेंस्ट वो फंडिंग थी, उसमें मुजाहिदीन को उससे पैसा आ रहा था, उससे आपकी ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन। और नाज़रीन, इस वक्त हमें जुबैर मोतीवाला साहब ने भी ज्वाइन किया, सनतकार हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हम जाके देख रहे हैं, टेक्सटाइल के हवाले से अल-हादी हम गए, इससे पहले हम DL Nash गए। ऑलमोस्ट जितने भी आपके टेक्सटाइल मिल्स मालकान है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में अपने आप को फील कर रहे हैं और उनका कहना यह कि आज से ज्यादा कड़ा वक्त शायद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। किन कंडीशंस पे आप ये कह रहे हैं, आप लोगों का ये मानना है कि वाकई ये मौजूदा वक्त जो है बहुत ज्यादा कड़ा है पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिसाइसली अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात करें? जी जुबैर साहब। देखिए, बात यह है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर, वाकई मैं उनको बिल्कुल इनकी तारीफ करता हूँ कि इस वक्त जो वक्त है, ये मेरे ख्याल 89 में ये ऐसा क्राइसिस आया था जब बहुत सारी मिलें बिक गई थी। अगर आप तो छोटे होंगे जब, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा क्राइसिस आया था कि मिलें तबाह हो गई थी और उसके अंदर जो है वो बिक गई थी, स्टेट एंड प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। आज उससे भी ये खराब वक्त नजर आता है
प्रॉब्लम ये है कि आप जब नफा नहीं होगा तो आप किसकी बात करेंगे? बात ये कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो किसी भी कारोबार के लिए अव्वली शर्त है। और आज पोजीशन ये है कि हमने एक साथ, आप अगर देखें तो कितने रेट बढ़ाए हैं। आपने 31% गैस के रेट बढ़ा दिए, तकरीबन कोई 10-12% आपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए, फिर आपने 17% सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर आपने 1125 SRO को विड्रॉ किया, और उस विड्रॉ करने से जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो हमारा जो BMR है, जिसको आप बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसमें हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप अब देखते हैं तो जो 17% सेल्स टैक्स है, जिसके अंदर से 7% की इंश्योरेंस गारंटी थी और 10% कैश था, वो 13% हो गया। इसके बाद अभी जो उन्होंने लगवाया वो 5.5%, 1% का 5.5% आपका इनकम टैक्स हो गया था, फिर अभी हमने इसको खत्म करवाया। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कदम आ गए, आपके जो ना डे टू डे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, फिर इन्फ्लेशन की वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि आज 15% आपका तकरीबन जो है ना ये फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि 15% फाइनेंशियल कॉस्ट में, इन हालात में जबकि कंपटीशन की कोई इंतहा नहीं है और हमारे पर कोई ऐसी कोई GST क्लॉज यूरोप में है, अमेरिका में हमारे ऊपर ड्यूटी आयद है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में, तो आप मुझे बताएं हम कैसे इसके अंदर चल सकते हैं और टेक्सटाइल कैसे लग सकती है। जरा अली खिजर से पूछते हैं। अली खिजर, आप जरा हुकूमत का माइंड जो करने की कोशिश करें। आप हमें बताएं कि सबसे ज्यादा 51-53% जो है वो जॉब क्रिएट करती है, आपकी यही मार्केट जो है वो एब्जॉर्ब करती है लोगों को, टेक्सटाइल सेक्टर। आप हार्ड जो है अपने डॉलर्स लेकर आ सकते हैं, रेमिटेंस के बाद आपका जो है ये एक्सपोर्ट साइड बहुत ज्यादा इनकी हैवी है। प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट क्यों इन चीजों को उस तरह से नहीं देख रही जिस तरीके से ये बता रहे हैं? क्यों हम जो आदाद शुमार अपने पेश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, किधर बढ़ रही हैं, कहां बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है? इमरान, जो मेरी इस सब्जेक्ट पे और आजकल के जो हालात पे रीडिंग है वो कुछ फ़र्क है जो दोस्त है आप यहाँ पे कह रहे हैं। मेरी कुछ बड़े ग्रुप से बड़ी रेगुलर बात होती है, वो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें सफ़ायर है, निशात है, फातिमा है, इंटरलूप है, गुल अहमद है, और इन सब को देखें तो ये बड़ी मैसिव एक्सपेंशन में जा रहे हैं और इनके नंबर्स भी बेहतर आ रहे हैं। अब अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर देखें पहले 2 महीने के, इस साल के, तो वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक बढ़े हैं। आपके मेडअप जो आपके गारमेंट्स और दूसरे में 20 से 40% तक वॉल्यूम बढ़े हैं। आपके वॉल्यूम कहीं कम हुए हैं तो वही कॉटन क्लॉथ और यान में हुए हैं। वो इस वजह से हुई है कि जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर हो रही है तो उसमें हम वैल्यू चेन का हिस्सा थे कि हमारे से कॉटन क्लॉथ और यान चाइना जाता था, वहां से वैल्यू एड होकर अमेरिका जाता था या यूरोप जाता था, तो वो अमेरिका की मार्केट रुक गई है, बल्कि वो मार्केट की डायरेक्ट एक्सेस हमें मिल सकती है, वो एक हमारे लिए पोटेंशियल है। अच्छा, आप एक्सपोर्ट्स के नंबर क्यों नहीं इतने बढ़े हैं? क्योंकि प्राइसेस नीचे हैं, और प्राइसेस नीचे, जिस तरह आपकी तेल के दाम नीचे हैं और आपकी बात को यहाँ पे होल्ड करता हूँ। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, अली ने जो 5-6 बड़ी कंपनीज के नाम बताए वो इस वक्त प्रॉफिट में है, वो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही है, इवन दो वो एक्सपेंशन ये जिस 15% के आप पॉलिसी रेट की बात कर रहे हैं कि जिसमें आप एक्सपेंशन में नहीं जा सकते, जिसमें आप जो है शरह सूद के हवाले से जो है आप पे कर्जों की बोझ जो है वो बहुत भारी हो गया। बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में, बड़े बड़े नाम तो जा रहे हैं, अली तो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अली साहब कह रहे हैं, मेरे को कोई डिनायल नहीं है। अगर ये कोई बात कर रहे हैं अपने तजर्बे से, कोई अपनी वो बात कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन बात ये है कि मैं भी सैटरडे को पिछले में बैठा था और सबसे बड़ा कंसर्न जिनके नाम ले रहे हैं उनमें से 2-3 के साथ में बैठा हुआ था, उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो रिफंड की पोजीशन है। आपका सेल्स टैक्स रिफंड, वो इस फिक्र में मुब्तला है कि जो 72 घंटे में जो रिफंड की बात हो रही थी, आज 2 महीने हो गए रिफंड नहीं आया। आप मुझे बताएं, रिफंड के बगैर अगर 17% आपका ब्लॉकेड है कैपिटल का, और जब आप टेक्सटाइल अगर कंपोजिट यूनिट जिसकी ये बात कर रहे हैं, गुल अहमद, अलकरम, शफायर, सारे कंपोजिट यूनिट्स हैं, अगर उसकी आप बात करते हैं तो उनका भी 13 से 14% जो है वो उनका ब्लॉक हो जाता है फंडिंग। अब 13 से 14% को अगर आप गिन लें और अगर साल के अंदर 3 दफा भी अगर ये टर्नओवर कर लें तो आप मुझे बताइए कितना हुआ? 42% मेरी कैपिटल ब्लॉक हो गई। और आप जिनके ये नाम ले रहे हैं उनकी सारों की आप बैलेंस शीट उठा लें, 3 से 4% से ज्यादा कोई मुनाफा नहीं है किसी का भी।
तो अगर 4% मुनाफा और अगर आपका 14% ब्लॉकेड है तो कितना टाइम चलेगा? आज बिल्कुल देखें, एक बात ये समझ लें, जिन मिलों की बात कर रहे हैं और मेरी भी अगर आप बात करें, जिस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की बात करें, हमें बिल्कुल वन ऑफ मिला है, हमको विंडफॉल आया है। देखें, 2 दफा विंडफॉल आया टेक्सटाइल के पास। एक दफा 104 रुपए से जब 132 रुपए तक ट्रेवल किया, तो ब्लू, मतलब ऐसा पीरियड था जिसमें हमें बड़ा मजा आ रहा था कि 105 गिन के माल बेचते थे, 110 में पैसे आते थे, 110 गिन के बेचते थे, 120 में आते थे, विंडफॉल आ रहा था, वो वन ऑफ आ रहा था, वो उसी की पैदावार, आज वो इसी में खुश है और बैलेंस शीट ये बात कर रहे हैं ये उसी जमाने की है। फिर 132 से लेकर हमने 160 और 162 का एक और विंडफॉल आया। वो ये जो हमारे पास जो वन ऑफ आए हैं, उसकी वजह से सेहत बेहतर है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर को भी ठीक देख रहे हैं। आज अगर आप फ्यूचर को देखते हैं तो आप 160 रुपए गिन के 156 रुपए हो गया डॉलर। इसके अलावा आपके जो है ना, अब सही मानों में सही कंपटीशन है और आपने दुनिया में जो कम्पीट करना है, मुझे तो समझ में नहीं आती है कम्पीट हम करेंगे कैसे, जब आपके पास या कैपिटल इरोड हो जाएगी। आपको 15% अब आपको लगा है, ये जो है ना बतदरीज पड़ा है। जब ये वन ऑफ आ रहे थे, जब तो सिंगल डिजिट के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट था, फिर 10% हुआ, आज ये आप 14-15% अच्छी कंपनियों के लिए इंटरेस्ट रेट है, जो उन्हीं छोटी कंपनियां उनके लिए 16% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो टेक्सटाइल, और आपको पता है ये जो बात कर रहे हैं लोकल की टेक्सटाइल का इस वक्त जो हाल है, बिकॉज ऑफ द न्यू बजट जिसके अंदर CNIC की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आप देखें तो CNIC की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक ट्रेडर भी तैयार नहीं है। आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं, आज अगर आप पढ़ ले एप्टमा का जो बयान है फ्रंट पेज के ऊपर डॉन के, जो कि 3 कॉलम का मेन पेज के ऊपर है, पूरा ये दिया हुआ है कि हम ज़बूहाली का शिकार है, हम मर जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे, हम बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो। ठीक है, जुबैर साहब, इस वक्त हमें खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन किया, हमारे माशियात हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया। कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त। जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त देखी जा रही है, जो हम विजिट कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, सब बहुत परेशान है। हुकूमत जो है उसका एक अलग स्टांस है, उसका कुछ अलग कहना है, कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का अलग कहना है, कॉर्पोरेट साइड के लोग उनका अलग कहना है। बाबा, पाकिस्तान की इकोनॉमी है किधर अभी, ये मुझे बताइए। खुर्रम, टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें बड़ा फोकस इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, आप बताइए कहां खड़ा है पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर? खुर्रम, देखें, पहले अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी पे कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, कुछ अपसाइड्स भी हैं, कुछ बेहतरी भी हुई है ऑफ कोर्स, और थोड़ी सी जो है ये कहने की चीजें हाथ से थोड़ी निकली भी हैं। सबसे पहले अगर आप बेहतरी की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है वो एक्सपेक्टेशन से पहले जो है वो कंट्रोल हुआ है, नीचे आया। लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है, वो ये कि जो इकोनॉमी पे ग्रोथ है और इकोनॉमी पे जो क्रिकेट डिमांड है उसको एक झटका पड़ा है, ऑफकोर्स टेंट पड़ा है। और जो है ओवरऑल जो आपकी एक्सपेंशंस हैं इकोनॉमी में, जो आगे जाके कैपेसिटी क्रिएट करती और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी होती है, उन पे जो है एक इम्पैक्ट ऑफकोर्स आया। हालांकि मशीनरी इंपोर्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बट जिस एक्सटेंट पे मशीनरी इक्विपमेंट और ये सब कैपिटल गुड्स जो इम्पोर्ट हो रही थी वो उनमें भी काफी स्लो डाउन आया है। तो ये एक है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का अगर हमारे यहाँ जो फॉरेक्स रिसोर्सेज जो होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, अगर उसमें जो है वो कमी है या उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम आपके पास फॉरेक्स इतना ज्यादा जो है स्ट्रांग नहीं है, रीपेमेंट्स आपके भी ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास रुपये में स्टेबिलिटी आई है। लेकिन अब अगर हम बात कर लें कि आपके यहाँ जो डाउन साइड्स हैं वो क्या हुई है, या जो साइड इम्पैक्ट हुई है, एक तो मैंने कहा एक्सपेंशन इम्पैक्ट हुई है ऑफकोर्स इकोनॉमी पे, जो आपकी कैपेसिटी क्रिएट होनी थी वो स्लो हो गई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ऑफकोर्स आपके यहाँ डिमांड अगर थोड़ी सी इंप्रूव होती भी है तो आपके यहाँ फिर से इम्पोर्ट्स बढ़ने का खदशा होता है अगर लोकल कैपेसिटी उसकी जगह नहीं लगती। अच्छा, अली खुर्रम, बड़ी बात हो रही थी पाकिस्तान में आपका जो इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, पाकिस्तान ने उसमें काफी इंप्रूव किया। ग्राउंड रियलिटी पे लोगों से जाके पूछे तो उनको कहते हैं बस ये खबरों में आप चलाते हैं और हम लोग सुन लेते हैं, बाकी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज भी वो टिपिकल किस्म के जो यहाँ पे एजेंसीज हैं जिनसे आपने लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, वहां पे ब्राइब का एक अलग चक्कर चल रहा होता है। खुर्रम, क्या फीडबैक मिलता है आपको इससे? फिर मोती साहब के पास ये सवाल मैं रखूंगा। देखिए, एक तो आपने पहले एक्सपोर्ट की जो बात की है वो जब तक नहीं बढ़ेंगी, जब तक हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत बेहतर नहीं होगी, उसी वजह से आपको प्रीमियम मिलेगा। सिर्फ करेंसी
को डीवैल्यू करने से आपको फायदा नहीं होगा, और आपने देख भी लिया उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आप जेनेरिक प्रोडक्ट कमोडिटी में ज्यादा डील करते हैं बट वैल्यू एडेड के। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है इमरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली अगर आपको यूटिलिटीज के कनेक्शंस मिल रहे हैं, आपको जल्दी जो है प्रोसेसिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन जल्दी हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे सही आपको जो फीडबैक आएगा, एक तो एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है, एक तरफ जो ग्राउंड पे आपको सही फीडबैक आएगा वो इन्वेस्टर के मुंह से मिलेगा कि आया आपको रजिस्ट्रेशन में बेहतरी हो रही है, कंपनियां फॉर्म करने में, कंपनियों को की स्क्रूटनी में बेहतरी है, डॉक्यूमेंटेशन कम से कम हो रही है, और उसके अलावा जो आप बिजनेस यहाँ सेटअप कर रहे हैं उसमें आपको कहाँ से जो है वो मुश्किलात आ रही है। तो ये आपको उनके मुंह से सही मिलेगा कि एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब फरमाइएगा, कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 196 कंट्रीज की फहरिस्त में 136 नंबर पे पाकिस्तान है, पिछले साल 11 नॉचेस इंप्रूव किए, क्या सूरत हाल है? देखें, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट एनालिसिस देन द कंडीशन ऑफ द सेक्टर। अगर आप कंडीशन ऑफ सेक्टर की बात करते हैं कि आज चल रहा है या नहीं चल रहा, आज मैं आपसे कहूं कि 50% जो है ना आपकी जो है ना प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, अदर देन एक्सपोर्ट सेक्टर। लोकल के अंदर 50% से ज्यादा जो है ना वो कमी आ गई है। तो ये जो कमी है, ये आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या ठीक हो गया, मैं आपको बताऊं कि जो है ना आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है FPR का, जिसमें आप रिटर्न फाइल करते हैं, वो बेहतर हो गया है। उसके अंदर आप उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गिन सकते हैं। फिर आपकी जो है ना जो आपकी जो एजेंसीज थी उनका थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो गया। ये आपका, और आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के अंदर आपको इससे रोजाना के कारोबार में, इससे जो आज टेक्सटाइल के हर आदमी आपको मिलेगा वो कहेगा जब मर गए। मैं कल संडे को ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स की जनरल बॉडी मीटिंग थी, कल मैं लाहौर था। वहां मुझे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सारे लोग एक ही सवाल मेरे पास, मेरा कॉमन सवाल जो मेरे से उन्होंने किया, बोला जुबैर भाई क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम तो नुकसान कर करके थक गए। These are the words almost everybody। अगर वहां पे 500 लोग थे तो मुझसे अगर 100 लोगों ने सवाल किया तो एक ही सवाल किया कि हमारा क्या होगा, ये ठीक होगा या नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि 17% सेल्स टैक्स आप क्या कर रहे हैं? स्मगलिंग को आप बढ़ा रहे हैं, आप ट्रांजिट ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जहां 4% नफा है, हमने एनालिसिस करके भी ये दिया गवर्नमेंट को कि देखिए जो भी ऐसी आइटम जिसके ऊपर 10 से 12% से ज्यादा का अगर खर्च हो तो वो वायबल हो जाती है अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स के पास। तो लोकल मार्केट जो है इसके अंदर चाइना का और दूसरे ममालिक का, इंडिया का घूम के माल जो है ना वो यहाँ आ रहा है। आज जो लेडीज आइटम चल रही थी वो भी रुक गई हैं। तो यानी कल मैं पूरा मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ था जो लोकल का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कारोबार करते हैं, सबके पास एक ही प्रॉब्लम था कि हम कर ही नहीं सकते। फिर रिटर्न फाइल करने की जो बात आई है वो अभी तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ। एक आप मुझे बताएं मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? आप ट्रेडर आपसे कहता है कि मैं CNIC नहीं दूंगा, यही ट्रेडर है, यही मार्केट है, और तो कोई लोग नहीं है जिनसे मैंने जाके उनसे मांगना है कि तुम ये दे दो। जब वो देने को तैयार नहीं है तो ये कारोबार कैसे चलेगा? आपने पेनल्टी लगा दी है कि अगर आपने शनाख्ती कार्ड के बगैर माल बेचा और पैसे भी लिए और आपने उसको माल बेचा तो आपको इनपुट एडजस्टमेंट्स नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि 17% जो सेल्स टैक्स है वो मेरे लिए 34% हो गया। तब इसको कौन फैसला करेगा? ये क्या पॉलिसी बन रही है जी अली खिजर? ये दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ये क्या पॉलिसीज बन रही है कि किस तरीके से लेके चला जा रहा है इन तमाम चीजों को इस्लामाबाद से, क्यू ब्लॉक से? जी, पहले आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो स्कोर इंप्रूवमेंट हुई है वो पिछले 3 साल की एफर्ट है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने प्लानिंग डिवीजन के डिपार्टमेंट पंजाब के साथ, PND के साथ काम किया, लाहौर में और कराची के अंदर सिंध की गवर्नमेंट के साथ काम किया। ये वर्ल्ड बैंक का स्कोर जो होता है दो शहरों से होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन परमिट होती हैं, कुछ चीज़ें और होती हैं। वो उन सब के ऊपर वो स्कोर बेहतर हुआ। पाकिस्तान 2020 बड़े रिफॉर्मेंट में आ गया। तो इसको आप पर्सपेक्टिव में लेके चले, कॉन्टीन्यूटी चल रही है। नंबर 2 चीज़, इस वक्त जो आपका प्रॉब्लम जो है ना, वो जो टेक्सटाइल की जो आप सारी घूम फिर के बात कर रही हैं, ये रिफंड का जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा स्टक हुआ है। ये खुल जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ 400 बिलियन के रिफंड लोगों के बैठे हुए थे। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त डोमेस्टिक टेक्सटाइल वाला जो है ना वो मुफ्त के पैसे कमा रहा था और वो अपने अक्सर को एक्सपोर्ट भी शो करता था और जाली रिफंड भी करता था, और ऐसे बड़े इंसिडेंट्स आए हैं। अब वो सारी कहानी खत्म हो गई है।
अब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के पैसे कमाएंगे, डोमेस्टिक करते हैं डोमेस्टिक के कमाएंगे। जी बड़े तो हाउसेज भी डोमेस्टिक में बड़ा मेजर एक्सपेंशन पे जाते हैं, वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अपने बच्चे जो उधर काम कर रहे थे अब उनको एक्सपोर्ट की साइड पे लेके जा रहे हैं और एक्सपोर्ट पे एक्सपेंशन कर रहे हैं और उस पर फोकस करेंगे। सो दोनों चीज़ों को आप कंफ्यूज ना करें, नंबर 1। और नंबर 2, जो एक प्रॉब्लम आपका जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन का है, उससे इशू ना सिर्फ ये टेक्सटाइल वालों को आया, उससे आप किसी भी FMCG से बात करें, वो कहते हैं जी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका आगे 40-45% रिटेलर जो NIC देने को तैयार नहीं है। आप इंडस मोटर में बात करें तो इंडस मोटर कहता है भाई हमारी गाड़ियां की बिकनों की कीमत कम क्यों गाड़ियां कम बिक रही हैं। सबसे बड़ी वजह वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई आपकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है। जो नॉन फाइलर है या फाइलर जो नॉन टैक्स कंप्लाइंट है वो गाड़ी खरीदने से डरता है। तो ये अगर इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए तो ये आपको इश्यूज नजर आएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत बड़ा इस वक्त एक स्मॉल वो एक प्रॉब्लम आया हुआ है जिससे सेल्स बहुत नीचे आई है, नंबर 1। नंबर 2, ये इकोनॉमी में ये जो क्वार्टर अभी गुजरा है जुलाई से सितंबर का, कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा डिप इसमें आई है। अभी आपके जो नंबर आ रहे हैं वो जो LSM के और बाकी चीज़ों के, गाड़ियों की सेल के, सीमेंट की सेल के, फर्टिलाइजर की सेल के, डीजल की सेल के, और वो सारे आपको एक इंडिकेट कर रहे हैं कि सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स कंपनी की और गिरेंगी और हो सकता है ये अक्टूबर नवंबर तक जाके कम हो, लेकिन दिसंबर के बाद में, जनवरी के बाद ये चीजें, मैं जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, सब ये कहते हैं इकोनॉमी इसमें बॉटम आउट करी। ठीक है, चले अल्लाह करे ऐसे हो कि बॉटम आउट हो जाए और यहां से रिकवर करे। अगेन खुर्रम शहजाद, जो इस वक्त बात हुई कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल के हवाले से बात करें तो अली ने कहा कि जनाब दोनों चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक सेल के ऊपर पैसा बनाया जाता था वो रेंट सीकिंग की तरफ चला जाता था, अब आपको एक्सपोर्ट के ऊपर अलग देना है और डोमेस्टिक का अलग देना है। किस हद तक ये मफरूजा, ये बात, ये थ्योरी आप बाय करते हैं? ये बिल्कुल ये है क्योंकि FBR ने जो है, आपने देखा होगा जो FBR के चेयरमैन है उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था बजट से पहले कि अब जो लोकल सेल्स हैं टेक्सटाइल्स की, उस पे भी जो है वो टैक्स होगा। क्योंकि होता ये था कि जो हमने पहले भी बात की थी, मोतीवाला साहब पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में थे तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट इसमें ये था कि लोकल जो सेल्स होती हैं ज्यादातर जो है एक्सपोर्ट्स में दिखा के वो फिर रिबेट जो है वो मांगते थे कि आपने लोकल सेल्स कर दी, उस पर तो आपको एक्सपोर्ट रिबेट नहीं मिलनी चाहिए। तो एक्चुअली जो है वो एक पोर्शन था जो FBR ने दिया और उसका कहकर जाता था कि 1200 से 1500 अरब रुपए का जो है वो एक्चुअल टोटल सेल्स लोकल भी होती हैं, तो उस पर अगर टैक्स लग जाए तो वो कितना ज्यादा जो है वो टैक्स लगा सकता है। तो ये FBR ने इसको क्लियर किया था मेरे ख्याल में। ये बात जुबैर मोतीवाला साहब, लास्ट मिनट है और जाहिर है कि इसमें एक बड़ी चीज आपकी तरफ है कि लोकल सेल्स। जी मैं दोनों हजरात से बहुत माजरत के साथ और इंतहाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में कहूंगा कि ये कैसे हो सकता है, मुझे समझा दें। मैं अपनी फैक्ट्री तो चला लूं, मैं प्राइवेटली फोन कर दूंगा अगर ये मुझे अपने नंबर दे दें कि मैं एक्सपोर्ट का लोकल को एक्सपोर्ट कैसे दिखा दूं और एक्सपोर्ट को लोकल कैसे चला सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन लोकल जो माल कुछ भी हो सकता है सर, ऐसा हुआ नहीं होगा। रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जब आप इनपुट लेते हैं तो जो अगर आपने यान खरीदा है तो यान की इनपुट मिलेगी, डाइस केमिकल खरीदा है तो उसकी मिलेगी। और जब आप उसको क्लियरेंस करेंगे लोकल मार्केट के लिए तो आपने उसको अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है, और अगर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने उसको शो करना है, रेमिटेंसेज आएगी, LC होगी, डॉक्यूमेंट होंगे, मैं उसको निगोशिएट करूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं लोकल का माल एक्सपोर्ट में आ जाऊं? ये गीदड़ सिंगी मुझे नहीं आती और ना मैं समझता हूं कि टेक्सटाइल में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया अली खिजर असलम हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम शहजाद, हमारे साथ मौजूद थे जुबैर मोतीवाला साहब। और जो इशू इस वक्त सामने है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, उनकी कुछ और राय है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कुछ और राय है। कल भी इसी इशू को कोशिश करेंगे फर्दर डिग करने की, मजीद गहराई से जाके तलाश करने की। इंशाअल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।